नमस्कार साथियों। मित्रों, हम लोग आज से घटना चक्र की लेखपाल परीक्षा के लिए जो प्रस्तुत पुस्तक है ग्राम समाज एवं विकास, जो कि दूसरे पार्ट में इसके दिया गया है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, वो पढ़ेंगे। क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा सा अलग सिलेबस हो जाता है विभिन्न परीक्षाओं के लिए। ये अलग सिर्फ लेखपाल के लिए ही सिलेबस बनाया गया है जिसमें आवश्यकता होती है। तो आज इसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को कैसा लगे ज़रूर करके फीडबैक बताइएगा। और इसमें हम लोग आउटलाइन देखते चलेंगे, क्योंकि ये पुस्तक बहुत मोटी है। अगर आप इसको पूरा लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास करेंगे तो नॉलेज तो आपको होगा, लेकिन रही बात ही कि उतना डिटेल में प्रश्न बनते नहीं, बस फैक्ट से बनते हैं। तो हम लोग फैक्ट पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में एवं ग्राम विकास कार्यक्रम व प्रबंधन। पहला जो है एक भूमिका बनाने के लिए चैप्टर दिया गया है। काफ़ी अच्छा है। इसमें फैक्ट भी बहुत समाहित किए गए हैं, तो इसको देखते हुए चलेंगे। ग्राम विकास में सरकार का दखल आवश्यक इस आधार पर माना जाता है कि बढ़ते हुए शहरीकरण के बावजूद आबादी का अधिकांश भाग गांवों में निवास करता है। इसीलिए इसको टारगेट किया जाता है कि ज़्यादा करके आबादी हमारी गांव में निवास करती है। ग्राम विकास है क्या? तो प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग, सुरक्षा और संवर्धन है, जिसकी आवश्यकता मानव जीवन की परिस्थितियों में लंबे समय तक सुधार लाने के लिए। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यावरण को बरकरार और सुरक्षित रखते हुए नौकरी, काम और आय के अवसरों का प्रावधान भी सम्मिलित किया जाता है। तो मतलब ग्रामीण के सभी क्षेत्रों पे वर्क करने को ग्राम विकास के नज़रिए से देखा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय ग्राम विकास की आवश्यकता क्यों हुई? तो एक्चुअली लगभग 85% लोग ग्रामीण में निवास करते थे। इसीलिए आवश्यकता ये पड़ी कि भाई जब ज़्यादा हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा करके गांव में ही है, तो गांव का विकास अगर नहीं होगा तो लोगों का विकास संभव ही नहीं है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध के वर्षों में कृषि की विकास दर लगभग 0.3% थी और निरक्षरता लगभग 84%। तो ज़्यादा लोग शिक्षित नहीं थे, सक्षम नहीं थे, और मलेरिया, हैजा और चेचक जैसी बीमारियों से लोगों का मृत्यु भी बहुत ज़्यादा होता था। यही एक आंकड़ा है, इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है। 1947 में मृत्यु दर लगभग 27 प्रति 1000 थी। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखें ये आंकड़ा। उसके बाद फिर देखते हैं तो कपास, जूट और चाय वगैरह की जो फसलें थी, जिनके निर्यात के ऊपर सरकार ज़्यादा जोर देती थी, औपनिवेशिक सरकार जो अंग्रेज़ों की सरकार थी। रेल प्रणाली का निर्माण जो है ये भी बंदरगाहों को उत्पाद केंद्रों और बाज़ारों को जोड़ने के लिए किया गया, ताकि शिल्प केंद्रों मतलब अंग्रेज़ों के ही प्रभाव के लिए जोड़ा गया, जो कि उन्हें सहायता मिले। औद्योगिकरण का आधार बहुत ही संकीर्ण था, जो कुछ शहरों और राज्यों तक ही सीमित रहा, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बहुत ही कम जुड़ा रहा। तो मतलब ये भी शहरों में ही थे। भारत में कृषिकीय वर्ग, भूमि वर्ग की संरचना। अब आइए देखते हैं भारत में कृषिकीय वर्ग के बारे में। तो इसमें भूमि वर्ग की जो संरचना है, इस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों पर निर्भरता की वजह से भिन्न भिन्न होती रहती है। इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जो इसकी उत्पादकता है भूमि की, और अलग अलग स्थानों पे अलग अलग भूमि के जो उसमें उर्वरक और उपस्थिति की वजह से, मानसून की वजह से, इन सब बाजार की वजह से, इन सब की वजह से विभिन्न प्रकार के पैदावार की अलग अलग वैरायटियाँ होती हैं। तो उसके बाद फिर आगे देखते हैं, चूँकि ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कृषिकीय वर्ग, सामंतवादी कृषि प्रणाली। तो ये सामंतवादी कृषि प्रणाली के ऊपर दिया गया है। सामंतवादी किसे कहते थे, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान दीजिए। सामंतवादी वे परिवार हैं जो सामान्यतः भूमि के बड़े हिस्सों के मालिक हैं और उसे नियंत्रित करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वे खेती के काम में शामिल नहीं होते। मतलब वो अपना हल नहीं चलाएंगे, फावड़ा नहीं चलाएंगे, लेकिन वो काफ़ी बड़े भूभाग के मालिक होते हैं, जो मतलब पट्टे पे देकर कार्य कराते हैं। किससे कार्य कराते हैं, किसे पट्टे पे देते हैं? तो काश्तकार लोगों को पट्टे पे देकर कार्य कराते हैं, और इन्हीं से भूमि से वो अपना आय का स्रोत बनाते हैं। उनसे अपना फसल के उत्पादन का जो किराया और नगद के रूप में वो विभिन्न प्रकार के लेते आए हैं। तो ऐसे ही हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है चलती भी रही, तो उससे ग्रामीण लोगों को काफ़ी शोषण भी हुआ है। काश्तकार वर्ग सामान्यतः पारिवारिक श्रम के माध्यम से स्वयं और छोटे खेतीबाड़ी करने वाले घरों के रूप में पहचाने जाते हैं। तो काश्तकार जो है वो खेती जो करता था वो काश्तकार वर्ग ही करता था।
वो पारिवारिक श्रम अपने परिवार के साथ लगे रहते थे। कृषकीय वर्ग, पूंजीवादी कृषि प्रणाली। तो ये पूंजीवादी कृषि प्रणाली जो है, तो इसमें आप जानते हैं कि जब कृषि में अगर पूंजीवादी प्रणाली लग गई तो इसका मतलब बड़ी बड़ी मशीनरियों का इस्तेमाल होगा, अच्छी खासी पूंजी का प्रयोग होगा। तो उसी बारे में जानकारी दी जा रही है कि पूंजीवादी कृषि प्रणाली कैसे कहते हैं, पूंजीवादी किसान कैसे कहते हैं। जो अच्छे खासे इनकम रहता है जिनके पास, वो बड़े बड़े मशीनरी का प्रयोग करेंगे, अच्छे खासे लेबर वर्क लगाएंगे और महंगी महंगी सीड खरीदने का उनके पास प्रबंध रहेगा। तो ये सब पूंजीवादी किसान होते हैं, बड़ा लैंड उनके पास होता है। आंदोलन, अर्थ और विशेषताएं। कृषि से रिलेटेड जो आंदोलन है उसके बारे में बात की गई है। कोई भी समूह जो आंदोलन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के समूह होते हैं। श्रमिक करते हैं, विद्यार्थी करते हैं, महिलाएं, पिछड़े वर्ग, ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें दी गई हैं। तो आंदोलन बहुत प्रकार से होते हैं। आंदोलन का एक लक्ष्य निर्धारित होता है, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आंदोलनों का जो है वर्गीकरण इसमें दिया गया है। आगे क्या है, सामाजिक आंदोलनों का वर्गीकरण। तो सामाजिक आधार पर जो आंदोलन होते हैं उनके अलग अलग मानदंड होते हैं, कार्यनीति, प्रकृति, संरचना, और इसके आधार पर वो अलग अलग डिवाइड किए होते हैं। मुख्य श्रेणियां हैं काश्तकारों, श्रमिकों, छात्रों, जाति समूह। बताया ना कि किसी भी आंदोलन, जैसे छात्र समूह, हम लोगों का समूह अगर हुआ, किसी परीक्षा को लेकर कोई विवाद हुआ तो उसमें हम लोगों का जो आंदोलन होगा तो वो छात्रों का समूह हो जाएगा। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के आंदोलन होते हैं। आंदोलन व परिवर्तन के विशेषण के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है, उसे रोकने के लिए और परिवर्तित करने के लिए भी उसकी पहचान की जाती है। कुछ संस्थागत होते हैं जिसमें संस्था इन्वॉल्व होती है, गैर संस्थागत होते हैं कि लोग अपने आप में ही करते रहते हैं। ऐसे ही सामंतवादी विरोधाभासों से उठने वाले आंदोलन 1950 के पहले कौन कौन से हुए उसके बारे में दिया गया है। तो अंग्रेजों के काल में दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। अंग्रेजों के आगमन से 1857 तक, 1857 की क्रांति आप लोगों को पता ही होगी। तो इसके पहले के जो हुए हैं उसको एक पार्ट में रखा गया है। तो इसमें ज़्यादातर जनजातियों और काश्तकारों के द्वारा एक संगठित तरीके से हुआ करता था। तो ये 1857 तक हुआ। और दूसरा हुआ 1857 के बाद से 20वीं शताब्दी के पहले 50 वर्ष तक, मतलब आज़ादी के कुछ वर्ष पहले तक रहा है। तो इसमें विद्रोह, अंग्रेजों की आर्थिक राजनीतिक जो नीतियां रही, विभिन्न प्रकार की, अकालों पर बार बार भूमि राजस्व और किश्तकारों पर बोझ सिद्धि, मतलब विभिन्न प्रकार के वो बोझ डालते थे। कोई अकाल पड़ गया तो ज़्यादा सबसे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपज लिया करते थे, उपज का ज़्यादा भाग वो लेने के प्रयास करते थे। इन सब चीज़ों पर प्रकाश डाला गया है। तो सामंतवादी विरोधाभासों से उत्पन्न होने वाले आंदोलन जो 1950 के बाद हुए, तो उसके बारे में भी इन्होंने डिफाइन करके थोड़ा सा दिया है। तो लेकिन मेन अब शुरू होता है हम लोगों का ग्राम दान, जो 1950 में हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति और गांधी जी की मृत्यु के पश्चात तिभागा कहाँ है, ये तेलंगाना में आंदोलन की समाप्ति व भूदान आंदोलन का उदय हुआ, जो बाद में ग्राम दान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो ये कहाँ है तिभागा? तिभागा कब हुआ था? 1950 में ग्रामदान आंदोलन के बीच में तिभागा हुआ था, उसी के तर्ज पे, और ये हुआ था तेलंगाना में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जगह प्लेस याद रखें, ऐसे ही फैक्ट पूछे जाएंगे। ग्रामदान व भूदान आंदोलन गांधी जी की परिकल्पना के विस्तार थे, जिसमें संपत्ति के निजी स्वामित्व को न्यास की संपत्ति में बदलना था, विशेषतः भूमि के मामलों में। न्यास स्वामित्व का तात्पर्य था उत्पादन के साधनों अर्थात भूमि मशीनी आदि के स्वामी अपनी संपत्ति और उपक्रम भूमि मशीनों के न्यासी बन जाएं और इस समुदाय की होगी जो उस पर श्रम करेगा। तो इनका ये मानना था कि जो जहाँ श्रम कर रहा है वो उसी का होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो बस वर्क करे और कोई उसकी मलाई ऊपर से दूसरा कोई लेके जाए। विनोबा भावे जी का नाम बहुत अच्छे से आता है, भूदान आंदोलन से ये काफ़ी जुड़े हुए भी थे। नालगोंडा में जो प्रारंभ हुआ था, जो तेलंगाना में स्थित है, जिसे तेलंगाना आंदोलन की जन्मभूमि भी कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इस फैक्ट को याद रखें। उसके बाद फिर ऐसे ही बातें की गई हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है जो हम लोगों का नक्सलवादी व नक्सली आंदोलन। नक्सली आंदोलन जो है, नक्सलवादी व नक्सली आंदोलन फैला कैसे, इसके बारे में थोड़ी सी भूमिका दी गई है कि पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी गांव से प्रारंभ होने के कारण इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन बोलते हैं, जो दार्जिलिंग जिले में सिलीगुड़ी तहसील में है और जिसका वर्ष जो है 1967 में हुआ था। तो इसके बारे में बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, बाकी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में दी गई हैं जहाँ से कुछ बनेगा नहीं। फिर नीचे देखते हैं बरगा ऑपरेशन। बरगा ऑपरेशन क्या है? तो ऑपरेशन बरगा यह पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न भूमि सुधारों कार्यक्रमों में से एक है, जो बटाईदारी के अभिलेखन और बटाईदारों को अस्थायी और पैतृक अधिकार देने के लिए प्रारंभ किया गया एक विशेष अभियान से संबंध है।
इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। जो है उस समय वाम दलों की सत्ता जब आई तो पश्चिम बंगाल में एक ऑपरेशन चला जिसे बरगा ऑपरेशन बोलते हैं। इसमें मुख्य आधार ये था कि मतलब जो बटाईदार हैं, जो कार्य करते हैं, जो किसानी का कार्य कर रहे हैं उस लैंड पे, वो उनकी मांग थी कि ये ज़मीन, लैंड वगैरह उन्हें दे दिया जाए, उनके नाम पे कर दिया जाए, जिससे उनको उसका फ़ायदा मिले। तो इससे यही विभिन्न प्रकार की चीज़ें हुई। इसके अंदर बंदरगाहों का पंजीकरण भी किया गया ऑपरेशन बरगा के अंतर्गत, गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए। तो ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे नीचे देखते हैं हम लोग। केंद्र में सरकार, नरसिम्हन राव सरकार 1991 में बनी। उस समय 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है: निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण, जो नई आर्थिक नीति प्रारंभ हुई थी। तो ये कब हुई थी सन में, तो इसे याद रखें। 1991 में पूरी निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति प्रारंभ की गई थी अपने देश में। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें बस वही डिटेल से दिखाई गई हैं। हाँ, भूखमरी के ऊपर थोड़ा सा एक आंकड़ा दिया गया है कि अभी भी भूख से होने वाली मौतों की ज़्यादा संख्या देश के पिछड़े क्षेत्रों से नियमित है। तो जो कहाँ कहाँ है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा और राजस्थान में बढ़ रही है। तो बस इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट इस पेज पे नहीं लग रहे हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ग्राम विकास और ग्राम विकास प्रशासन जो है उसका। तो हमारे देश में ग्राम विकास की दशा आवश्यक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के एकीकृत विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के रूपांतरण एवं आधुनिकीकरण एवं गरीबी उन्मूलन की ओर होना चाहिए। तो ये उसी के प्रावधान बारे में दिया गया है। निर्धन ग्रामीण जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उन्हीं को लक्ष्य करके कुछ कार्य किए गए, जिसमें नौकरशाही जो थे समाज के, उनको लगाया गया। सामाजिक के नीचे वाले तबकों को ग्रामीण विकास की दशा को देखने के लिए नौकरशाही संगठन और ढांचे को उचित रूप से विकेंद्रित होना चाहिए, कठोर प्रक्रियाओं से मुक्त होना चाहिए। तो ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें दी गई हैं जो काफ़ी डिटेल में दी गई हैं। इससे कोई बहुत पेपर से कोई संबंध तो नहीं है। हाँ, भूमिका आप समझ सकते हैं कि गांव का विकास करने के लिए थोड़ा सा प्रशासनिक कार्य किए जाने की एक पहल की गई। उसके बाद फिर आते हैं, देखते हैं प्रशासनिक तंत्र। चूँकि औपनिवेशिक शासन था, उस समय अंग्रेजों का शासन था, प्रशासन व्यवस्था में भी छोटे मोटे कार्य किए गए। राजस्व और सामान्य प्रशासनिक संगठन ढांचे को ग्राम विकास के कार्यों के लिए सक्रिय किया गया। और 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई, जो बड़े पैमाने पर फील्ड के स्तर पर विकास और उसको प्रशासन को संगठित करने का प्रयास किया। इन्होंने ज़मीन पे जाके थोड़ा सा वर्क करने का प्रयास किया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो फील्ड में टहल के करते थे। और इसी के साथ इनके अंतर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए इनमें तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति और मानव शक्ति के प्रशिक्षण को भी सम्मिलित किया गया। तो ये विभिन्न प्रकार के कैसे कार्य किए गए अंग्रेजों के ज़माने में, वो चीज़ें दी गई हैं। तो बहुत इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हम बताते चलेंगे। अधिकन्य उत्पादन एवं जांच समिति 1952 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में पहली बार ग्राम विकास के लिए एक एकीकृत संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया गया। और इसी ने 100 से 200 गांवों को लेकर एक विकास खंड के रूप में तालुक की स्थापना की। तो इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ से बनता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं क्या कि 100 से 200 गांवों को लेकर एक विकास खंड के रूप में तालुक की स्थापना की गई। तो तालुक किसे बोलते हैं, ये पूछ सकते हैं। 100 से 200 गांवों के एक संगठन को बोलते हैं। इसी समिति ने जो है कि वो राष्ट्र, राज्य, जिला, खंड और गांव को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा। तो ये उसी प्रकार से है, आप इसे समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार आगे चलते रहा, कुछ इसमें विशेष प्रावधान नहीं हुए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति और गैर सरकारी बोर्ड की सिफारिश की गई। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास खंड को जोड़ा गया, जो जिनका कार्य विभिन्न प्रकार की सहायता में था: कृषि, पशुपालन, ग्राम उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण। तो ग्रामीण के सभी चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया गया। आइए अब देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था क्या क्या थी। ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय, जिसका गठन हुआ 1979 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें, जो 1982 तक इसी रूप में चलता रहा। 82 में इसका नाम बदल के कर दिया गया ग्राम विकास मंत्रालय। फिर जनवरी 1985 में कृषि एवं ग्राम विकास मंत्रालय के अधीन ग्राम विकास विभाग बना दिया गया। और सितंबर 1985 में इस मंत्रालय का नाम फिर से बदला गया और कृषि मंत्रालय कर दिया गया और ग्राम विकास रखा गया, अलग अलग कर दिया गया दोनों चीज़ों को। फिर अप्रैल 1999 में इसे फिर से ग्राम विकास मंत्रालय कहा जाने लगा। तो ये चीज़ें बस सरकार बदल रही हैं, आगे पीछे बस नाम में परिवर्तन और चीज़ों को थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा रहा है और कुछ विशेष है नहीं। और ग्राम विकास मंत्रालय को 2 विभाग दिए गए, ग्राम विकास विभाग और पेयजल आपूर्ति विभाग, 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। ग्राम विकास मंत्रालय जो है उसके कार्य जो है धन का
धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, समन्वय और निर्देशन, योजना और नीति बनाना, तो ये विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए जो कि उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। एक राष्ट्रीय ग्राम विकास कोष की स्थापना 1984 में होती है, तो ये भी कोई बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। राज्य स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो ग्राम विकास कार्यक्रमों के प्रशासन की सीधे जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की होती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखें। यहाँ ये नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसके अंदर छुपे हुए निहित जो निष्कर्ष हैं वो हैं कि जो है ग्राम विकास ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के नहीं आता, सीधे राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो ये जानना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसे समझ लें। फिर ग्राम विकास विभाग और विकास आयुक्त तो होते हैं, तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो समितियां बनी और जो उनके कार्य हुए, तो कुछ विशेष नहीं है। आगे फिर चलते हैं। जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था की गई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो जिला कलेक्टर और सामुदायिक विकास प्रशासन को बांटा गया, तो जिला योजना समिति और ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती रही। आगे देखते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें। आगे जिला योजना समिति डीपीसी इम्पॉर्टेंट है, जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 243 जेड के तहत प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान करता है, जो राज्य सरकार को सौंपा गया। और इसका काम है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी वर्गों के लिए शहरी नागरिक तथा विकास निकायों के बीच प्रभावी समन्वयों के माध्यम से सरकारी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होने वाली मिलीजुली योजनाएं तैयार करने के लिए किया गया। ऐसे ही विकास चलते रहे। उसके बाद फिर धीरे धीरे आई हम लोगों की हरित क्रांति की जो अवस्थाएं लागू की गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इस चैप्टर में मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों को समझना चाहिए। हरित क्रांति क्यों एक्चुअली लागू क्यों हुई, तो भारत में कृषि उत्पादन और उत्पादकता में तीव्र वृद्धि लाकर खाद्यान्नों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु यह कार्यक्रम चलाया गया। एक्चुअली भारत उस समय भुखमरी के कगार पर था, बहुत ज़्यादा भुखमरी थी, खाद्यान्न इतने नहीं हो पा रहे थे कि जो भारत के सभी नागरिकों के पेट भर सकें। तो इसलिए ऐसी चीज़ें सोची गई कि कुछ ऐसा हो कि हम लोग अनाज में आत्मनिर्भर हो जाएं, किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर ना होना पड़े कि मुझे अनाज आए तब जाके हम उसको खाएं पिएं या कुछ भी करें। उस समय अमेरिका से एक बड़े साइज़ के मक्के आते थे जो आज हाइब्रिड के रूप में आते हैं, वो वहाँ के पिग को खाने के लिए यूज होते थे। जो वहाँ के पिग होते थे उनको खाने के लिए यूज होते थे, वो भी ऐसे मिलते थे कि आप पूछे मत। मतलब इंदिरा गांधी जी उस समय हम लोगों की देश की पीएम थी, जब वो गई थी लेने के लिए तो इतना मतलब बेइज्जती के रूप में दिया गया था कि ऐसे लग रहा था जैसे भीख दिया जा रहा है। तो इस चीज़ों से वो काफ़ी आक्रोशित हुई थी और उसके बाद उन्होंने प्रण लिया था कि चाहे जैसे हमारा देश हम भुखमरी से नहीं मरेगा, लोगों के खाने के लिए चीज़ें नहीं घटेंगी। तो यही सारी चीज़ें देख के हरित क्रांति का जन्म होता है। और हरित क्रांति किसके तर्ज पे आया, तो यूएस के जो वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसे याद रखें। ये पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, इन्हीं की वजह से ये हरित क्रांति आ पाई थी। और अगर भारत में ध्यान दें तो भारत में हरित क्रांति के जनक को माना जाता है MS स्वामीनाथन जी को, जो मैक्सिको की पद्धति को भारत में अपनाने पर बल दिया है, जिन्होंने और भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी। तो MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग ध्यान दीजिए, याद रख लीजिए। उसके बाद फिर औद्योगिक तौर पर वर्ष 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम लागू किया गया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आई थी 1956 से लेकर 61 के अंत को कृषि उत्पादन और ठहराव और खाद्यान्नों की कमी की पहचान की जाती थी। और फोर्ड फाउंडेशन टीम जो है 1960 की रिपोर्ट जिसका शीर्षक भारत की खाद्यान्न समस्या और उसके निवारण के लिए उठाए गए कदम ने कृषि क्षेत्र के पुनर्गठन की आवश्यकता की रूपरेखा रखी। इसी प्रकार रिपोर्ट ने यह भी संस्तुति की कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जिलों से चुने गए प्रगतिशील किसानों को बेहतर तरीके से सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, जिससे उत्पादन में तत्काल उल्लेखनीय वृद्धि हो। तीसरी पंचवर्षीय योजना जब 1961 से लेकर 1966 में आती है, ग्राम विकास के तरीकों को नई दिशा मिली, जिसमें कृषि उत्पादक को बहुत महत्व दिया गया। तो इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि उत्पादक को बहुत महत्व दिया गया था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। इसमें सघन कृषि और विकास कार्यक्रम जो चलाए गए, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इसमें चलाए गए और जो काफ़ी कारगर भी थे। तो 15 राज्यों के 16 जिलों में विस्तार किया गया इन कृषि कार्यक्रमों का धीरे धीरे करके। फिर जो हम लोगों का देश जो है वो खाद्यान्न पे आत्मनिर्भर हो सके, ये इसका मुख्य
साधन था। कृषि उत्पादन में अधिक निवेश किए गए, कृषि उत्पादकों को अधिक कीमतें और आधुनिक प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान किया गया, अच्छी अच्छी मशीनरी दी गई किसानों को टारगेट करके कुछ राज्यों में, कि ताकि वहाँ पे अच्छे से पैदावार हो सके, जो हम लोगों के देश की पूरी खाद्यान्न जरूरत को पूरा किया जा सके। यद्यप सघन कृषि विकास कार्यक्रम और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम अच्छी फसल और पैदावार में सहायक हुए, पर इन दोनों कार्यक्रमों में फसल की नस्लों पर उर्वरक का कम प्रभाव था। और 1963 में उच्च श्रेणी के बीजों को अपनाए जाने में वृद्धि हुई, जो गेहूं की मैक्सिको की किस्में और धान की ताई चुंगी की स्थानीय किस्मों को परिचय से हुआ। एक्चुअली हुआ क्या कि गेहूं की आज भी सबसे बढ़िया किस्म जो मैक्सिको की ही मानी जाती है, उस समय पहली बार परिचय हुआ देश को, तो 1963 में। तो इस चीज़ को अपनाया गया, और धान की जो है ताई चुंगी की स्थानीय एक किस्म थी जो अच्छा पैदावार दे पाती थी, इस चीज़ों को समाहित किया गया भारत में। मैक्सिको के बीज में सिंचित भूमि में 10 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता पाई गई, जो बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा थी उस समय के हिसाब से, जबकि मौजूदा किस्म की पैदावार आप देख रहे हैं 1.2 टन ही थी। तो बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला था, जिसकी वजह से खाद्यान्न की ज़रूरतें पूरी की जाएगी। और एक और परिवर्तन आई, R8 धान और उच्च पैदावार किस्में जैसे ज्वार, बाजरा और मक्का को अपनाए जाने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। हरित क्रांति में बड़े किसानों को यांत्रिकीकरण, मतलब उनको यांत्रिकरण किया गया, मतलब बड़ी बड़ी मशीनरी लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया, जिसमें ट्रैक्टर और संयुक्त हार्वेस्टर वगैरह का प्रयोग करने के लिए। और इसमें ज़्यादा करके आप देखेंगे 3 क्षेत्र के किसान ज़्यादा थे, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जिनको ऐसा हुआ। नई तकनीकों के उपयोग से श्रमिकों में वृद्धि और श्रमिकों का पलायन भी। हरित क्रांति की वजह से कुछ असमानताएं भी हुई देश में, और ज़्यादा करके पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ ये ज़्यादा प्रफुल्लित थी। असमानताएं ये हुई कि जो अच्छे, एक्चुअली हुआ क्या कि जो पैसे वाले किसान थे, जिनके पास पैसे ज़्यादा थे, वो इसका ज़्यादा उपयोग कर सकते थे, उनको ज़्यादा प्रोत्साहन भी दिया गया, उनको मशीनरी दी गई, उनको सीड दिए गए, सब में सब्सिडी दी गई। और जो निर्धन किसान थे, वो बेचारे उतना कॉस्टली यूज भी नहीं कर सकते थे, महंगे महंगे बीजें नहीं खरीद सकते थे, उर्वरक नहीं खरीद सकते थे। तो इसका उल्टा परिणाम ये हुआ कि महंगाई भी, मतलब जो अमीर थे वो और ज़्यादा अमीर होते चले गए, और जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब होते गए। यही एक निगेटिव फैक्टर है हरित क्रांति का, ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसे विशेष ध्यान दीजिए, ऐसे फैक्ट बनते हैं। उसके बाद विपणन योग्य अतिरिक्त खाद्यान्न और ये वगैरह वगैरह जो कामें हुए। और इसमें हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि हरित किस्में यूज किस किस का होता था, तो अच्छी उर्वरक का, बीज का, कीटनाशक का, डीजल, जो ट्यूबवेल और ट्रैक्टर से चलने वाले वाहन हैं, रियायत दरों पे दी गई, जिससे किसानों को आदान प्रदान में काफ़ी प्रोत्साहन मिला। हरित क्रांति जो है प्रारंभ में गेहूं तक ही सीमित थी, लेकिन बाद में इसे चावल तक विस्तारित किया गया, और जिससे किसान काफ़ी संपन्न भी हुए और देश को भी बड़े पैमाने पर अनाज उत्पादन किया गया। सीमांत किसानों की तुलना में उच्च पैदावार वाली किस्मों को अपनाकर अधिक लाभान्वित होने के लिए प्रोत्साहन भी मिला। तो आपको हमने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें संपन्न हुई, जिससे देश आत्मनिर्भर भी हुआ। तो इसलिए हरित क्रांति को बहुत अच्छी निगाह से जाना जाता है, तो आप उसे ध्यान में रखें, याद रखें। क्षेत्र विकास और गरीब किसानों के लिए जो विशेष कार्यक्रम चलाए गए, अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसको थोड़ा सा समाहित किया गया है। तो वर्तमान में भारत के पास विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% भाग है। तो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान रखें। पूरे विश्व के जितने भूभाग हैं उसमें भारत के 2.45 भाग हैं, लेकिन यह विश्व की जनसंख्या जो है वो भारत जो है 17.5% भाग को सहारा देता है पूरे टोटल विश्व की जनसंख्या पे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा लोड है, 2.4% भूभाग पे 17.5% पॉपुलेशन पूरी दुनिया की हमारे यहाँ निवास करती है, जिनको भोजन पानी से लेकर सारी आवश्यकताएँ पूरी करनी पड़ती है। भारत में विश्व के चारागाहों का 0.5% हिस्सा है, पर इनके पास विश्व के 18% से अधिक दुधारू पशु हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप लोग याद रखिए। सूखा के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP जो 1773 से 74 में आरंभ किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ये सन याद रखें। बाकी इसमें बहुत कुछ है नहीं, आप जानते हैं सूखा विभिन्न चीज़ों से पड़ता है। जो बारिश नहीं होगी उसी की वजह से सूखा के बहुत से दुष्परिणाम भी होते हैं, वो सब आपको पता ही होंगे। फिर मरुभूमि विकास कार्यक्रम जो DDP लागू हुआ, DDP जो 1977 से लेकर 78 में प्रारंभ हुआ था। तो ये मरुभूमि जो हम लोगों का रेगिस्तान बन रहा था, उसको संभालने के लिए कार्यक्रम चलाए गए। उसके बाद फिर आते हैं समन्वित परती भूमि विकास कार्यक्रम, परती भूमियों के विकास के लिए कार्यक्रम चलाया गया।
तो ये 1989 से लेकर 90 में चलाए गए। तो इसके बस थोड़े से डेट ध्यान में रखें और उससे ज़्यादा बहुत इसमें प्रश्न बनने के कोई चांसेज है नहीं। हेडिंग से ही लगभग सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि क्या चीज़ें हैं। फिर 1993-94 औद्योगिक विकास और विस्तार और प्रशिक्षण योजनाएं लागू हुई। आप लोगों को मैंने बताया ना कि उदारीकरण वैश्वीकरण जो है 1991 में लागू हुआ। उसी के बाद से ये औद्योगिक विकास ऑटोमेटिक तेज से भागना स्टार्ट ही करेगा। निवेश प्रोत्साहन योजना IPS 1994 से 95 में आई, जिसमें वन रहित भूमि को विकास करने में कॉर्पोरेट क्षेत्र और वित्तीय संस्थानों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। भारतीय जल विभाजक पंडाल विकास परियोजनाओं जो कि वर्षा प्रेरित क्षेत्रों के लिए 1990-91 में प्रारंभ किया गया, जिसके 2 उद्देश्य थे। वर्षा पोषित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में सुधार करना और पारिस्थितिकी संतुलन को ठीक करना। जल विभाजक विकास कोष 2000 से 2001 में नाबार्ड के तहत 200 करोड़ रुपए की राशि के साथ स्थापना की गई। तो नाबार्ड एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है किसान के लिए, आप इसे जानते रहें, जिसका गठन 1982 में हुआ था। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। इस चैप्टर में हल्का सा बस उस पर इंट्रो दिया गया। ऐसे ही चलता रहा। फिर ग्रामीण गरीबी पर सीधा प्रहार, लाभार्थी दृष्टिकोण से क्या हुआ उसके बारे में देखते हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए चलाए गए कुछ कार्यक्रम थे जो ग्रामीण जनसंख्या को गरीबी से ऊपर लेके जा सके, सीमांत किसानों को ऊपर लिया जा सके, मुख्य तबके में मुख्य धारा में उनको शामिल किया जाए। तो ऐसे ही कार्यक्रम छोटे मोटे चलाए गए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए आगे देखते हैं। इसमें देखिए जो हम लोगों का 6वीं पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 85 के दौरान इन दोनों योजनाओं में समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP को सम्मिलित किया गया, जो देश में 18 विकास खंडों में लागू हुआ था। एक्चुअली आप लोग सोचेंगे कि ये इतना विस्तृत पुस्तक क्यों दे दी गई है, तो पुस्तक देने के पीछे उनका रीजन भी था। सब लोग चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उनके पुस्तक से समाहित हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न समाहित करने के चक्कर में आप पुस्तक को 500-800 पेज में बना दीजिए। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पुस्तक है, जो ज़्यादा करके यूजफुल मुझे लगता है कि मेंस के लिए होता है, खास करके जहाँ अगर आपका रिटेन एग्जाम होगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। इन सब चीज़ों को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी फैक्ट के रूप में तो मुझे नहीं लगता, 2-1 पेज का ही सिर्फ पूरा मैटर है, हमें उन चीज़ों को ढूंढ के देख लेना है। मजदूरी रोजगार कार्यक्रम कुछ चलाए गए जो गरीबी निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत आते थे, गरीबी दूर करने के लिए काफ़ी उपयोगी थे। इसके बारे में भी कुछ योजनाएँ चलाई गई, तो वो भी हल्के फुल्के हम लोग देख सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो 6वीं और 7वीं पंचवर्षीय योजना में है, दोनों कार्यक्रम को 1989 में नेहरू जी ने एक साथ मिला दिया। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिटेल में दी गई हैं, बहुत ज़्यादा इससे आएंगे नहीं। अगर आएंगी भी तो आप रट लीजिए, कैसे रटेंगे आप? 200-250 पेज की चीज़ें कैसे आपको याद होंगी इतना ज़्यादा? बस आप नज़र रखते रहिए बस, और उसमें कुछ है नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन मानिए बहुत मेहनत करने के बाद तब जाके वीडियो एक बनती है। इंदिरा आवास योजना जो है 10 लाख कुओं को स्कीम हुई। तो अब ये थोड़ी पूछेंगे इंदिरा आवास योजना 10 लाख कुओं के लिए कब चालू हुई, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएंगी। अगर आएगा भी तो किसी का नहीं बनेगा, आप ही नहीं है पढ़ने वाले, सब हैं। यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है, बस आप हल्की नज़र देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें देखी जा रही हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का कोई इसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन, वो भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, एकदम फैक्ट टू फैक्ट बातें की जा रही हैं। तो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने से कोई विशेष फ़ायदा नहीं है कि उसको हम लोग करें। ग्राम विकास कार्यक्रम की तत्कालीन स्थिति और उत्पन्न जो चुनौतियां हुई वो सब देख लेते हैं, यहाँ से थोड़े इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से लेकर 2002 तक रही, और 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं की कमजोरियों को दृष्टिहित हुए, मतलब दिखे, जिनके ऊपर काम किया गया। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो चल रही थी उसके ऊपर भी किए गए। नई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो 1 अप्रैल 1999 को आई थी, तो डेट याद रखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को आई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य गरीबी से लेकर या फिर उसी को लेकर बैंक ऋण और सरकारी विभिन्न प्रकार के अनुदान के माध्यम से उत्पन्न होने वाली संपदा को उपलब्ध कराना, ये उनके कार्य थे। तो ये उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, बस केवल डेट याद रखिए। चलिए, भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम घटनाक्रम कौन से हुए, तो इसको देख लेते हैं। आगे 2-1 पेज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पे भी आप बस डेट देखते चलिए, क्योंकि आप नाम पढ़ेंगे, नाम पढ़ने के बाद ही आपको लगेगा कि चीज़ें क्लियर हो गई क्या चीज़ें हैं।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है ये 1952 को लागू हुआ। तो ये आधारभूत ढांचे और कृषि या सामाजिक विकास जो है उसी के ऊपर निर्भर है। भूमि सुधार जो है, भूमि के बारे में सुधार जो किया गया 1956 से लेकर 66 तक है। डेट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। भूमि सुधार कब लागू हुआ था? 1956 से लेकर 66 तक लागू हुआ था। उसके बाद बाकी चीज़ें बस वैसे ही हैं। कृषि विकास कार्यक्रम भी लागू हुए। गहन कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसमें था गहन कृषि विकास कार्यक्रम, IADP और उच्च उत्पादन देने वाली बीजों का कार्यक्रम जो चालू हुआ, तो जिसे हम लोगों ने उसमें देखा हरित क्रांति में, वो चीज़ें हैं। विशेष ग्राम विकास और गरीबी उन्मूलन कुछ कार्यक्रम चलाए गए। तो क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया। पर्वतीय क्षेत्र एजेंसी कार्यक्रम जो 1972 में आया था, और सूखा प्रवणता क्षेत्र जो 1973-74 में आया था। तो ये तो स्पेसिफिक किसी पार्ट के लिए आया था, तो इसमें से बहुत नहीं बनेंगे प्रश्न। कमांड एरिड विकास कार्यक्रम 74 में आया था। मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो 1978 में आया था। लक्ष्य समूह भून्मुख स्वरोजगार कार्यक्रम लघु कृषक विकास एजेंसी 1973 में आया हुआ था। सीमांत कृषक और खेतीहर मजदूर विकास एजेंसी जो है 1975 में आया था। समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम जो है ये 1978 से लेके 79 तक आया था। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास डवाकारा जो है ये 1983 में आया था। स्वरोजगार में ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण जो है ये 1969 में आया था। तो ये सब उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बस हल्का सा हम लोग डेट देखते चल रहे हैं, क्योंकि इतना डिटेल में अगर प्रश्न आएंगे तो मुझे तो नहीं लगता किसी के बनेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके बनेंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोग बताइएगा, मैं आपका टेस्ट ले लूँगा, देखता हूँ। ग्रामीण कारीगरों को परिकृष्ट और औजारों की किट आपूर्ति ये 1992 में। गंगा कल्याण योजना 1995 में आया था। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना थी, तो इसके बारे में याद रखिए, ये 1999 में आया था। तो चूंकि ये पहले की योजनाएं हैं तो इसको बस डेट दे सकते हैं। गरीबी उन्मूलन के जो कार्यक्रम किए गए, ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश योजना, तो रोजगार जनरेट करने के लिए 1971 में। प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार योजना 1972 में। चीज़ें बदल रही हैं, बस नाम बदल रहे हैं, चीज़ें बस वही हैं, विकास करना है, उनका लक्ष्य यही है, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है, गरीबी को दूर हटाना है, बस उसी के लिए जितनी योजनाएं चल रही हैं सब उसी में से चल रही हैं। काम के बदले अनाज ये 1977 में आया कि मतलब पैसे नहीं है सबके सब काम कराइए, काम के बदले अनाज लीजिए। गवर्नमेंट के पास भी उतना पैसे नहीं थे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो 1980 में आई थी। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम ये 1983 में आई थी। और जवाहर रोजगार योजना ये 1989 में आई थी। गहन JRY और नवीन JRY जो है ये 1991 में आई थी। इंदिरा आवास योजना जो है ये 1985 में आई थी। 10 लाख कुओं की योजना जो है 1998 में आई थी। ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऊपर ही देखा। सुनिश्चित रोजगार योजना जो है 1993 में आई थी। कमजोर वर्गों और जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष घटक योजना जो चली थी वो 1969 से लेकर 1991 तक चली थी, 90 से लेकर 91 तक। अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम जो हुआ ये 1980 में हुआ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं विकास कार्यक्रम ये 89 में किया गया। जनजाति उपज योजना और विशेष घटक सहायता 91 में हुआ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थापना 1992 में हुआ। तो आयोग की स्थापना कब हुई? 92 में हुई। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। सामेतिक जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम किए गए। संशोधित विकास क्षेत्र कार्यक्रम, ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं चली गई। उसके बाद फिर देखते हैं सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा संबंधी जो प्रावधान किए गए। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ये 1950 और पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में शुरू हुई। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1977 में चालू हुई। सामाजिक सुरक्षा में के अंतर्गत आप देख सकते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो 1995 में हुई, जिसके अंदर वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना और मातृ लाभ योजना थी। ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। तो अब इसको डिटेल में देने के लिए ये यहाँ पे देखिए, अब अनुच्छेद 41 से लेकर 42 के अनुसार गरीबी परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने संबंधी दिशा निर्देश पूरे किए गए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पार्टी में तो वैसे ही देख रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें नहीं है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई योजना है, कोई अधिकार हम लोगों को मिल रहा है तो वो तो बताएंगे कि हाँ अनुच्छेद इसमें दिया गया है मूल अधिकार के अंतर्गत। तो वो सारी चीज़ें आप ये मत सोचिए, ऐसे देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगेगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें नहीं है। ग्रामीण जल आपूर्ति योजना ये 54 में हुई। हाँ डेट जो है, डेट थोड़ा निगाह में रखिए बस, और कुछ नहीं। ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम ये 92 में हुई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन ये 1986 में आई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम जो है ये भी 86 में आई थी। फिर ग्रामीण स्वच्छता के ऊपर इन्होंने कार्य किया जो 52 से लेके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र और
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना 1976 से 77, इंदिरा आवास योजना 1985 में जो चले, तो ये सब चीज़ें की गई। हाँ, अब यहाँ पे हम लोगों का आता है वर्तमान में शुरू किए गए महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम हैं और इनसे बनेंगे प्रश्न हम लोगों के इस चैप्टर में, यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेज हैं। बनवासी समागम कार्यक्रम जो 14 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र स्थित सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम परिसर के निकट आयोजित बनवासी समागम कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा सेवा समर्थन सेवा कुंड आश्रम के नवनिर्मित बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ स्कूल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखिए, एवं अंत्योदय छात्र कुल का उद्घाटन किया गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट बस इतना है, आप इसे याद कीजिए। ये बनवासी समागम कार्यक्रम के अंतर्गत बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ स्कूल की स्थापना की गई। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं यूपी के, उनके साथ योगी जी के साथ ये किया गया 14 मार्च 2021 को। आज़ादी का अमृत महोत्सव इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते ही हैं, करंट अफेयर में पढ़े ही होंगे। इंडिया @75 75वीं वर्षगांठ पर जो 2022 में पूरा होगा, उसी समय पे साबरमती आश्रम से नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद से पदयात्रा 2021 में शुरू की थी और जिसको एक भव्य रूप में मनाने का एक प्रयास किया जा रहा है कि आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, इसी के ऊपर ये कार्यक्रम चलाया गया। और वर्ष 2030 में 12 मार्च को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था यहीं से, तो वहीं साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में शुरू किया था और ये कार्यक्रम चलेगा वर्ष 2022 तक। मतलब बात वही हुई कि 2022 में ही 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो एक साल पहले से ही थोड़ा सा माहौल बनाया जा रहा है उसके ऊपर, और बहुत कुछ चीज़ें इसमें है नहीं। तो इसी कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े उत्तर प्रदेश के 4 स्थलों, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए। काकोरी जो लखनऊ में है, शहीद स्मारक जो मेरठ में अवस्थित है, और शहीद स्मारक जो बलिया में है, और झांसी का किला जो पंडित दीनदयाल सभागार झांसी बोला जाता है, में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो यूपी के इन 4 स्थानों पर ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा 15 अगस्त 2023 तक जो चलेगा। तो इस कार्यक्रम को याद रखिए कि ये यूपी के 4 स्थान कौन कौन से चुने गए हैं। उसके बाद फिर आते हैं 12 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया और इन शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। तो ये सब चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेरणा ज्ञानोत्सव अभियान, अब इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ इंपॉर्टेंट है। 1 मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशेष प्रेरणा उद्योजक अभियान प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत क्या है, तो अंतर्गत बच्चों की शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनकी दशाओं को बच्चों को बढ़ाने के लिए प्रेरणा ज्ञानोत्सव अभियान चलाया गया। किसान कल्याण मिशन 6 जनवरी 2021 को चालू किया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किसानों की आय को दुगुना करने का इसका मुख्य कार्य है। उसके बाद फिर देखते हैं इसके पहले चरण का लखनऊ में सरोजनी नगर, ये वगैरह वगैरह, इतना डिटेल कोई मतलब नहीं है, बस हाँ इतना याद है किसान कल्याण मिशन 6 जनवरी 2021 को किसानों की आय दुगुनी करने के लिए चलाया गया अभियान है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं हम लोग, इसमें जो है 100 किसान कल्याण केंद्रों की भी स्थापना करने की प्रावधान किया गया है। तो हल्का सा निगाह में रखें, उतना डिटेल में प्रश्न नहीं बनेंगे। उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग यूनिकोड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में आया भी है। 16 अंकों का एक यूनिकोड दिया जा रहा है। लैंड होल्डिंग जैसे होता नहीं आधार कार्ड, हम लोगों का क्या है कि हम लोगों को आधार कार्ड मिलता है, आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं, 12 नंबर के, वो हम लोगों का एक यूनिक नंबर है, वो दूसरा किसी से नहीं मैच करेगा। ऐसे ही सभी उत्तर प्रदेश में जो लैंड है, जिसकी ज़मीन जितनी है, ये खेती की ज़मीन है, ये ऐसी ज़मीन है, विभिन्न प्रकार की ज़मीनों पे एक 16 अंक का यूनिकोड दिया जाएगा, दूसरे से मैच नहीं करेगा। ये एक कार्यक्रम करने का प्रयास किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जो फरवरी 2021 में स्टार्ट हुआ था। तो यही है लैंड होल्डिंग यूनिकोड, 16 अंकों का होता है। ये यूनिकोड नंबर पूछ सकते हैं कितने का होता है, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया फरवरी 2021 में। इसमें जो सभी अंक हैं उसमें अलग अलग अंकों के अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। 6 अंक जो है वो भूमि की जनसंख्या आबादी के आधार पर निर्धारित होता है, और अगले जो 4 अंक है वो भूमि की विशिष्ट पहचान के लिए दिया गया है। 11 से 14 अंक तक भूमि के विभाजन की संख्या दी गई है। अंतिम के 2 अंक श्रेणी से संबंध विवरण होते हैं कि कौन सा कृषि है, आवासीय है, वाणिज्य है, कौन से किस प्रकार की कोड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मिशन शक्ति अभियान
जो 17 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुआ। डेट आप लोग याद रखिए, डेट आप लोगों को याद रखना है, बस इंपॉर्टेंट इसमें यही चीज़ें होती हैं। बलरामपुर जनपद से देवी पाटन शक्ति पीठ इस अभियान का प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है? महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों की सुरक्षा, गरिमा एवं स्वावलंबन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। मिशन शक्ति योजना महिलाओं से रिलेटेड है। शक्ति मतलब हम लोगों को पता है, शक्ति मतलब दुर्गा जी की पूजा हम लोग करते हैं, तो बस आप यही समझिए महिलाओं से रिलेटेड है और कोई विशेष इसमें चीज़ें नहीं है। हाँ, ये कैसे कैसे शुरू हुआ? 22 वर्षीय महिला दलित के सम्मान में मिशन शक्ति का किया गया, जो बलात्कार के पश्चात जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सब सारी चीज़ें ये राजनीतिक चीज़ें हैं, ऐसी कुछ नहीं है कि जो हम लोगों के प्रश्न में बनी। उसके बाद फिर आते हैं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम, जो 26 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू किया गया। तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम 26 जून 2020 को, ये कोविड के समय में जब किसान आ रहे थे तो सरकारें जो चीज़ें बता रही थी, बड़ी बड़ी चीज़ें आप समझ लीजिए फेंक रही थी और कुछ नहीं, उन चीज़ों को बस इसमें समाहित किया गया है डेट वाइज, और बहुत विशेष कुछ इसकी उपलब्धि भी नहीं है कि हम लोग इसे याद रखें। ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम जो है, ये 14 मई 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन स्वरोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तो ये कब हुआ था? 14 मई 2020 को। बस आप इससे ज़्यादा इसमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, न तो इतना हम लोगों के पास समय है कि चलें इतना टाइम इसमें वेस्ट करें। इससे अधिक जो और भी सेक्शन है हम लोगों को उसको भी देखना है। ग्राम विकास परियोजनाओं के संबंध में जो मुद्दे हैं, प्रबंध अवधारणा। प्रबंध एक सार्वजनिक सक्रिया है, क्रियात्मक बल, और एक सेकंड, ग्राम विकास परियोजनाओं से संबंधित जो मुद्दे ये सब दिए गए हैं, इसमें भी कुछ बहुत खास इंपॉर्टेंट कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, बस मेंस के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं कि अगर किसी लिखना है या यूपी पीसीएस मेंस कोई लिख रहा है या फिर किसी के ऊपर किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो वो उसके ऊपर कार्य कर सकता है। इसमें और कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं। प्रशासन कैसे चलाया जाए, प्रभावी निर्देशन सुनिश्चित करना, युक्ति निकालना, निर्धारित करना, और वित्त उत्पादन और वितरण समन्वय करना, ये सब चीज़ों के ऊपर बस थोड़ा सा प्रबंधन कैसे किया जाए, तो उन सब चीज़ों पे बस छोटी मोटी चीज़ें दी गई हैं और इसमें कुछ है नहीं। ग्राम विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन कैसे किया जाए, कार्य निष्पादन इनका करने का जो फ्रेमवर्क इन्होंने तैयार किया है, इस प्रकार कार्यक्रम और कार्यकलापों व्यापक समूह का उप समूह और इससे प्रबंधन बनना है। तो ये सब चीज़ें एकदम बेकार चीज़ें हैं, कोई मतलब इसका नहीं है, न तो यहाँ से प्रश्न बनने के एकदम चांसेज हैं। कार्यान्वयन की अवस्थाएं, 2 उप अवस्थाएँ होती हैं, प्रचलन पूर्व अवस्था, प्रचलन अवस्था, कि मतलब जो प्रचलन में जैसी चल रही हैं क्या पहले थी। तो ये सब सारी चीज़ें, ये तकनीकी कारण, इसमें कौन कौन से जिम्मेदार, आर्थिक और वित्तीय कारण और वाणिज्यिक कारण, सार्वजनिक और सांस्कृतिक कारण, तो ये सब सारी चीज़ें बस केवल गोल गोल घुमाने के लिए चीज़ें दी गई है, पेज बढ़ाए गए हैं और कुछ नहीं। ऐसा होता क्यों है आप लोगों को एक बार मैं बता दूं, घटना चक्र या फिर कोई भी पुस्तक जो पब्लिकेशन होते हैं वो चाहते हैं कि भले से उनके पेज बढ़ जाएं, वो चाहते हैं कि ऐसी पुस्तक बने जिसमें वो बाद में बोल सके कि 25 क्वेश्चन आए थे, 25 के 25 मेरी बुक से ही थे। बस इसलिए वो मैटर को बढ़ाते चले जाते हैं। मेरा मानना ये नहीं है, मेरा मानना ये है कि सिर्फ 22 क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, मुझे संतोष है 22 आएंगे, लेकिन पेज आपके मुश्किल से 20 पेज होने चाहिए। 20 पेज में अगर 22 पेज आप लेके आते हैं तब आप अच्छे एक बढ़िया संपादक हैं। 200, 250, 500 पेज तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें छापी जा सकती हैं। कोई बात नहीं, आप लोग पुस्तक ले लिए होंगे, सबसे अच्छी पुस्तक है, ऑथेंटिक पुस्तक है, आप लोग उसमें हाईलाइट करते चलिए, हम जो बताते हैं बस उतना ही आप देखिए, बाकी ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत मोटी पुस्तक, इतना पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट पार्ट आ पाएगा। और आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम लोग टारगेट स्टडी करते हैं, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। जो हम लोगों के सिलेक्शन में सीधे जिम्मेदार हो वही चीज़ें पढ़ेंगे। आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।